झालावाड़ की बात करें तो यहाँ ये देश के 250 सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए ज़िलों में शामिल है। वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स इन चीज़ों को लेकर आगे हैं और जनता भी इन चीज़ों को समझे कि हमें आगे लाने के लिए हमारे लीडर्स इच्छुक हैं। वहाँ भाजपा को लेकर एक जो भरोसा है या जो एक एंगल जिससे पब्लिक सोचती है, वो आज तक वहाँ कांग्रेस उस तक पहुँच नहीं पाई है, जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ के अगर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इसमें भी 7 पर भारतीय जनता पार्टी कायम है और 1 पर कांग्रेस कायम है। एक पॉलिटिकल विजन तो देना ही चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स को, और वो समझना चाहिए वहाँ की जनता को, क्योंकि लोकल मुद्दे तो असरकारक होते हैं जी। लेकिन लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दे बड़े प्रभावी होते हैं। जी। नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम जनादेश 2024 में आप सभी का स्वागत है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र के एक नए सूरज का सूर्योदय होने जा रहा है। जी हां, 18वीं लोकसभा की गठन को लेकर पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान की भी 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की इन 25 लोकसभा सीटों पर जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ यहाँ के राजनीतिक समीकरण हैं। जनादेश 2024 के आज के हम विशेष कार्यक्रम में जिस लोकसभा सीट की आज हम बात करने जा रहे हैं, उसे राजस्थान की चेरापूंजी कहा जाता है, उसे राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है और उसे ही राजस्थान की संतरा नगरी भी कहा जाता है। जी हां, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की 12 झालावाड़ लोकसभा सीट की। तो 12 झालावाड़ का जो लोकसभा क्षेत्र है वो 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करी जाए तो 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राधेश्याम बेरवा यहां से विधायक हैं। इसके बाद में अंता से भारतीय जनता पार्टी से ही कंवरलाल मीणा विधायक हैं। अंता के बाद में अगर किशनगंज की बात करी जाए तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के ललित मीणा विधायक हैं। किशनगंज के बाद में अगर छबड़ा की बात करी जाए तो छबड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रताप चंद सिंह भी यहां से विधायक हैं। खानपुर की अगर बात करी जाए तो खानपुर से कांग्रेस के सुरेश गुर्जर मौजूदा विधायक हैं। झालरापाटन की बात करी जाए तो यहां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। डग की बात करी जाए तो डग से भारतीय जनता पार्टी के ही कालूराम मेघवाल विधायक हैं। और मनोहर थाना की बात करी जाए तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के गोविंद रानीपुरिया विधायक हैं। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि इस लोकसभा क्षेत्र में जनता की क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ राजनीतिक समीकरण हैं। इस पर हमारी टीम द्वारा तैयार की गई इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। राजस्थान के नागपुर के नाम से मशहूर झालावाड़ में लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके चलते यहां भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यह झालावाड़ और बारां जिले की 8 विधानसभाओं को मिलाकर बनाई गई है। यह राज्य के दक्षिण पूर्व में हाड़ौती क्षेत्र का हिस्सा है। झालावाड़ में मानसून की सबसे ज्यादा बारिश होने के कारण इसे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। यह बड़े स्तर पर संतरे की पैदावार के लिए भी देश भर में जाना जाता है। यहाँ चंबल, पार्वती, चंद्रभागा, काली सिंध और आहू सहित 1 दर्जन से ज्यादा नदियों के बहने के कारण उपजाऊ क्षेत्र भी है। बारां और झालावाड़ कृषि प्रधान जिले होने से यहाँ धनिया, सोयाबीन, गेहूं, चावल और लहसुन की प्रचुर मात्रा में खेती होती है। अपनी कला और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए यहाँ का गागरोन दुर्ग, शेरगढ़ किला, मुकंदरा अभयारण्य, कोलवी की बौद्ध कालीन गुफाएं, ब्राह्मणी माता मंदिर, चंद्रभागा और सूर्य मंदिर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ की चंद्रभागा नदी पर लगने वाले मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। अब अगर झालावाड़ लोकसभा सीट पर होने वाले आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरणों को देखें तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा ने इस सीट पर 4 बार से सांसद
दुष्यंत सिंह को फिर चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने नए चेहरे के तौर पर महिला उम्मीदवार उर्मिला जैन भाया को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह की बात करें तो वह 2004, 2009, 2014 और 2019 से इस सीट पर लगातार 4 बार से सांसद हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हैं। इस चुनाव में वे मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे देश में अच्छे काम और हमारे क्षेत्र में अच्छे काम, माननीय भजन लाल जी शर्मा जी के डबल इंजन की सरकार प्रांत में और केंद्र में माननीय मोदी जी की, मुझे पूरा विश्वास है झालावाड़ 12 है और ये क्षेत्र में विजय माननीय प्रधानमंत्री जी की होगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया विधायक और पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया की पत्नी हैं। वह 2009 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें दुष्यंत सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। उर्मिला जैन जिला प्रमुख भी रह चुकी हैं। उनका कहना है कि वह झालावाड़ के संतरा और 12 के बासमती चावल के उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगी। महिलाओं का आत्मसम्मान, निर्भरता, आत्मनिर्भर बनाएंगे। मेन प्रायोरिटी रहेगी जो संतरा की पहचान कश्मीरी सेव की तरह मैं कराऊं और 12 का बासमती चावल देहरादून की तरह मैं पहचान कराना मेरा मेन उद्देश्य रहेगा। झालावाड़ लोकसभा सीट पर 2019 में हुए चुनाव को देखें तो भाजपा के दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस के प्रमोद शर्मा को 4.5 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। 2014 के चुनाव की बात करें तो दुष्यंत सिंह ने ही कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 2.25 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। वहीं इस सीट पर 1952 से अब तक हुए चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो यह सीट भाजपा का गढ़ रही है। यहाँ भाजपा 9 बार जबकि कांग्रेस केवल 4 बार ही जीत हासिल कर सकी है। वहीं 4 बार निर्दलीय और अन्य दलों का कब्जा रहा है। झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ कुल 20,24,115 मतदाता हैं। इनमें 10,39,178 पुरुष, 9,84,911 महिला और 26 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में 71.90% मतदान हुआ था। इस बार भी ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए निर्वाचन विभाग स्वीप कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियां संचालित कर मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। स्वीप के माध्यम से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो मतदान प्रतिशत है वो मतदान प्रतिशत बढ़े। इसके लिए मतदाता जागृति कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है और कई अन्य माध्यमों से लोगों को इस वक्त प्रेरित किया जा रहा है कि इस चुनाव में जनता के मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ बेरोजगारी प्रमुख चुनावी मुद्दा है। यहाँ के युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों और शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा 12 के बासमती चावल और झालावाड़ के संतरा के उद्योग और यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास भी बड़े चुनावी मुद्दे हैं। बेरोजगारी की समस्याएं हैं, चिकित्सा की समस्या है, शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं हैं। मुकंदरा का जो है उसका विकास बराबर हो गए, रेल लाइन का और आगे एक्सटेंशन हो गए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा कमजोर है, इसको भी अमृत योजना के तहत अच्छा शहर में स्मार्ट सिटी में झालरापाटन को देना चाहिए। शिक्षा के उसमें और मेडिकल के उसमें ये विकास हुआ हमारे लिए और हमारे बच्चों को मतलब आगे रोजगार के साधन मुहैया हो सके। महिलाओं की सुरक्षा का, उनके रोजगार का, बच्चों की गर्ल्स की पढ़ाई को लेकर महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। 26 अप्रैल को झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है और 4 जून को यहाँ पर मतगणना होगी। उसके बाद पता चलेगा कि कौन सांसद चुना जाता है। अरुण कुमार शौरी, दूरदर्शन समाचार, झालावाड़। अगर ट्रेन की कनेक्टिविटी 12 की दिल्ली से डायरेक्ट हो तो और विकास होगा, साथ में कुछ इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो। 12 शहर में आसपास के जो हाड़ोती क्षेत्र है उसमें वृहद पर्वत सिंचाई परियोजना का जो काम रुका हुआ था उस काम को अगर गति मिलेगी तो लोगों का भरोसा वापस रहेगा। 12 लोकसभा सीट पर भी चुनाव की सरगर्मियां जोरों से जारी है। दोनों ही पार्टियां जोर शोर से अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है। अब देखना होगा कि 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में आखिर जनता किसका समर्थन कर
विजयश्री दिलाती है। विपिन तिवारी, दूरदर्शन समाचार, 12। तो 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ यहाँ के राजनीतिक समीकरण हैं, इन सब पर आधारित आपने हमारी विशेष रिपोर्ट को देखा। इन्हीं विशेष रिपोर्ट के आधार पर इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मैं आपको उनका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ प्रताप राव जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजस्थान की राजनीति को बड़े गौर से एक लंबे समय से देख रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। दूसरा, हमारे साथ में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में प्रवीण जाखड़ जी हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ में हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रताप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो झालावाड़ 12 लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, ये राजस्थान के लिहाज से कितनी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रखती है? देखिए, हम झालावाड़ की 12 की बात करें तो हम सब जानते हैं कि वैसे झालावाड़ 12 सीट का जो गठन है वो 2004 के बाद हुआ है, लेकिन ये वो प्रदेश है जो हमारी सीमाओं से लगता हुआ इलाका है ये पूरा। और यहाँ हमेशा जो राजनीति रही है वो राजनीति शुरुआत से ही, देश की आज़ादी के बाद जो पहला 1952 का चुनाव हुआ, निश्चित तौर पे उस समय कांग्रेस की हवा थी, कोई दल नहीं था, तो तब कांग्रेस जीती है, लेकिन उसके बाद से लगातार वहाँ एक बदलाव की राजनीति रही है। और झालावाड़ बाकी राजस्थान से अलग तरीके से अपना मैंडेट देता आया है। ये उन परिस्थितियों में भी देता आया है जब कांग्रेस बड़ी स्ट्रांग थी, उन परिस्थितियों में भी। और इसका कहीं ना कहीं जो मध्य भारत की जो राजनीति है उसका उस इलाके पे हमेशा से असर रहा है और उसी के कारण प्रभावित रहा है जी। विशेष इसलिए है कि ये वो इलाका ऐसा इलाका है जहाँ से जो एंटी कांग्रेस का एक जो मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट है, वो वहाँ से शुरू हुआ। इसीलिए हम कहते हैं, कई बार जब चर्चा करते हैं चुनावों की, तो कहते हैं कि हाड़ौती जो है वो भाजपा का गढ़ है। तो गढ़ कहते हैं, उसका कारण ये है कि जो हाड़ौती है वो क्योंकि मध्य भारत से जुड़ा हुआ रहा, और हम सब जानते हैं कि आज़ादी के पहले से ही मध्य भारत में काफ़ी कुछ जो है जनसंघ या आरएसएस का प्रभाव रहा, उसके चलते वहाँ की राजनीति प्रभावित रही है जी। तो और उसी का असर, और जो राजस्थान में जो राजनीतिक बदलाव की जो बयार है जी, वो झालावाड़ से शुरू हुई, इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट जी जी प्रताप जी। कहने का मतलब राजस्थान के लिहाज से तो ये सीट महत्वपूर्ण है ही, आसपास की जो राज्य है वहाँ पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव डालती है जी। प्रवीण जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। 1989 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है लगातार चल रहा है। कांग्रेस को अभी भी उस वक्त की तलाश है, उस सीट की तलाश है, लेकिन अभी तक उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाई है। देखिए, कई बार इलाके में किस तरह का माहौल है, वहाँ की जनता किस चीज़ को फेवर करती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लोकल लेवल पे बड़े काम करते हैं और असर होता है उन फैक्टर्स का। तो यहाँ झालावाड़ में हम लोग देखें तो एक वहाँ भाजपा को लेकर एक जो भरोसा है या जो एक एंगल जिससे पब्लिक सोचती है, वो आज तक वहाँ कांग्रेस उस तक पहुँच नहीं पाई है, जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं। तो बहुत मजबूत पकड़ है। हम लोग कहें तो 25 की 25 जो राजस्थान की सीटें हैं उसमें अगर आप कहें तो ये सबसे सुरक्षित सीटों में से आज की तारीख में बन पड़ी है। उसका रीज़न ये है कि भाजपा की जो एक भाजपा को लेके जो भरोसा रहा है जनता का, और कांग्रेस वो भरोसा शायद अभी तक वहाँ पर बना नहीं पाई है। तो ग्राउंड लेवल पे शायद कांग्रेस को बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है और वो भाजपा कर पाई है, वो भरोसा जीत पाई है, जिसकी वजह से शायद आज वो वहाँ पर है जी जी जी। प्रताप जी, 2014 का भी चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस सरकार की जो मंत्री रहे हैं वो थे दुष्यंत सिंह के सामने, अभी उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है उनके सामने, और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जी भी वहाँ से जीत चुके, सांसद भी रही, मुख्यमंत्री भी बनी है, मौजूदा विधायक भी है। तो अब ये पूरा राजनीतिक समीकरण किस तरीके से आप देखते हैं? उस चुनाव को मैंने ग्राउंड तक जाकर कवर किया था, और उस चुनाव में निश्चित तौर पे उर्मिला जी क्योंकि नई कांग्रेस की कैंडिडेट के तौर पे आई थी, और उनके बारे में काफ़ी चर्चा थी कि वो काफ़ी समाज सेवा के कार्य से जुड़ी हुई हैं, गौ सेवा के कार्य से जुड़ी हुई हैं, और एक बड़ा माहौल सा वहाँ बना हुआ था जी। और ये भी था कि उस समय क्योंकि सरकार जो है वो बदल चुकी थी, और ऐसी परिस्थितियों में वहाँ चुनाव हो रहे थे, तो उन सब परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी वह बड़े भारी बहुमत से जीती।
देखिए हम अगर विश्लेषण करें तो जब से वसुंधरा राजे जी आई इस सीट पर 89 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो वोट पर शेयर है वो बढ़ता गया है। साथ में जो जीतने का जो आंकड़ा है वो परसेंटेज भी बढ़ता गया। पिछली बारी 33% से ज़्यादा वोटों से के गैप से जीते हैं, 64% वोट मिले हैं। तो ये सब बताता है कि किस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के रूट्स, देखिए उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि वो एक, मैंने जैसे पहले भी बताया कि वो शुरुआत से ही वहाँ गांव-गांव में वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाला जो ग्रुप है, जिसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, उनके जो विभिन्न संगठन है उनका बड़ा काफ़ी मजबूत जो प्रभाव रहा है और कार्य रहा है उस पूरे इलाके में, और उसका असर वहाँ दिखाई देता है। प्रवीण जी, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे ज़्यादा हावी रहते हैं या लोकसभा का जब भी हम बात करते हैं तब राष्ट्रीय स्तर का मुद्दे ज़्यादा हावी रहते हैं? देखिए, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में भले ही कई बार होता है कि दूसरी पार्टी है उसने सीटें ली हैं, या हम लोग एक उदाहरण के तौर पे देखें तो कहीं कांग्रेस ने मैंडेट बनाया है और कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर लोकसभा में भी कांग्रेस आगे रहे। तो यहाँ पर वेरी करती हैं, ये निर्भर करता है कि वहाँ पर किस तरह का माहौल है, ग्राउंड पे क्या स्थितियाँ हैं, क्योंकि नेशनल इश्यूज ज़रूर यहाँ पर प्रभावी रहते हैं लोकसभा में और उन्हीं पर सारा का सारा लोकसभा चुनाव निर्भर करता है। दूसरा फेस की भी बात होती है, किसी पार्टी के पास कौन सा फेस है जिसके पीछे जनता जा रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के दौर में अगर हम लोग देखें। और पिछले 8-10 साल से तो भारत की राजनीति में फेस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम लोग देख रहे हैं कि उसी के पीछे जनता भी सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर लोकल मुद्दों में हम लोग देखें और झालावाड़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज वहाँ पर विधानसभा में भी भाजपा ने अच्छा वहाँ पकड़ बनाए रखी है। 8 सीटों में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी और एक जो पे ही लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस में विधानसभा सीट आ रही है। केवल कानपुर में ही ये कांग्रेस जो जीत पाई थी और यहाँ लोकसभा में भी देखें तो वही दोहराता हुआ नजर आ रहा है कि लोकसभा में भी इसी तरह के परिणामों की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं क्योंकि माहौल उस तरह का है ग्राउंड लेवल पे। जी प्रताप जी, हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ के अगर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इसमें भी 7 पर भारतीय जनता पार्टी कायम है और 1 पर कांग्रेस कायम है। तो क्या ये विधानसभा क्षेत्र की जो परिणाम है वो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले? हाँ, वैसे देखा जाए तो निभाते हैं क्योंकि नॉर्मली, लेकिन मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए हम 2013 के बाद के ही विधानसभा लोकसभा चुनाव का अगर अध्ययन करें तो साफ तौर पे नज़र आता है कि विधानसभा चुनाव के जैसे ही परिणाम लोकसभा चुनाव में नहीं आते हैं। सरकारें कांग्रेस की बनी लेकिन जीती 25 की 25 सीटें भाजपा ने। तो इसका मतलब ये है कि एक तो मुद्दे बदल जाते हैं, मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तित। बिल्कुल, जो आम जनता जब देश का चुनाव के लिए निर्णय करती है तो वो देखती है कि कौन नेतृत्व करने वाला है, वो देखती है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, वो देखती है कि सामने कौन है। ऐसे दूसरे कई मुद्दे, जैसे इस बार जो मैं बताऊं कि निश्चित तौर पे राम जन्मभूमि का मुद्दा 370 या परफॉर्मेंस, और सामने जो दूसरा गठबंधन है उसकी परफॉर्मेंस, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिनका जनता मतदाता विश्लेषण करके अपना निर्णय करते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात आपने कही कि 7 सीटें, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, देखिए क्या होता है कि जब पार्टी के विधायक भी हों उस क्षेत्र में और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है राज्य में, तो क्या होता है कि मतदाता का एक जो रुझान है, जुड़ाव है, वो सीधे सीधे उस पार्टी के साथ थोड़ा हो जाता है, उसके पक्ष में पॉजिटिवली हो जाता है जिसकी सरकार होती है। ये एक फ्लोटिंग वोट के साथ एक जुड़ा होता है। प्रवीण जी, जब हमने वहाँ की जनता से बातचीत की, उनके मुद्दों और समस्याओं को जाना, तो सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ से निकल कर आया, वहाँ की जनता का ये कहना है कि यहाँ पर बेरोजगारी खूब है, यहाँ से भारी तादाद में जो युवा है वो पलायन कर रहे हैं। जी देखिए, अगर हम लोग झालावाड़ और बारां की बात करें तो वहाँ पर स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि पर्यटन को विकसित किया जा सकता है और रोज़गार वहीं पे डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए पॉलिटिकल लीडर्स को सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि झालावाड़ भी एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मंदिर खूब हैं, धार्मिक स्थल खूब हैं और उस पर वर्किंग की जाए तो बहुत अच्छा आउटपुट आ सकता है, वहाँ की लोकल जनता को एंगेज किया जा सकता है।
तो पॉलिटिकली जो लोग लीड कर रहे हैं उन लोगों को, उन लीडर्स को इस बात पे अगर थोड़ा सा फोकस करके केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लाकर ग्राउंड लेवल पे अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो डेफिनेटली, क्योंकि इस समय हम लोग देखें कि स्टेट में भाजपा की सरकार है, हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो अगर मैंडेट आता है और फिर से भाजपा की सरकार आती है और जो जिसकी संभावनाएं भी हैं पूरी की बहुत अच्छे मैंडेट के साथ इस बार बहुत बड़े नतीजे आ सकते हैं। तो ऐसे में जब दोनों जगह ही सरकारें हों तो वहाँ के लीडर्स को और जिम्मेदारी से उन एरियाज़ को डेवलप करना चाहिए जिससे रोज़गार डेफिनेटली बनेगा और एक असंतुष्टि का जो भाव है कहीं भी रोज़गार को लेके वो ग्राउंड लेवल पे दूर किया जा सकता है। इसके लिए लीडर्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। जी प्रवीण जी। प्रताप जी, वहाँ की जनता का ये भी कहना है कि जो सूती मिल थी, सूती कपड़े की मिल थी, जो जहाँ पे धागे बनाए जाते थे, वो मिल्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं जी। तो उनको भी वापस शुरू करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ के स्थानीय लोगों को वहीं पर रोज़गार मिल जाए और उनको कहीं बाहर भटकना ना पड़े। देखिए, मैं रोज़गार की आपने बात की, रोज़गार के मामले में ये देखना पड़ेगा, अगर मान लो लेबर क्लास के लोगों को अगर पलायन करना पड़ता है तो ये निश्चित तौर पे बेरोजगारी का मामला हो सकता है, क्योंकि पास में मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा जो पलायन करके मध्य प्रदेश में जा रहे हैं और वहाँ पर भी माहौल वही है, लेकिन वो काम कुछ। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश जा रहे हैं और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में मजदूर है वो देश भर में जा रहे हैं जी। देखिए क्या है कि एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक लेवल से ऊपर जो पलायन होता है वो बेहतर जीवन के लिए, बेहतर सुविधा के लिए या बेहतर वेतन के लिए, बेहतर कमाई के लिए, आमदनी के लिए भी होता है जी। तो इसको केवल ये कह देना, हाँ निश्चित तौर पे अगर मजदूर को अगर पलायन करने की मजबूरी होती है तो इस पर सोचने की ज़रूरत है। आपने सूती मिल की बात उठाई, निश्चित तौर पे वो जो सूती मिल है उसकी लंबे समय से मांग होती रही है और क्योंकि पहले हाड़ौती में कपास की खेती बहुत होती थी, उस इलाके में कपास की खेती बहुत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ डाइवर्शन हुआ है, खेती के पैटर्न बदले हैं और वहाँ अब उसे तो कहते हैं नागपुर से ज़्यादा जो संतरा उगाने वाला देश में, क्या दुनिया में सबसे ज़्यादा संतरा पैदा करने वाला इलाका है वो, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। तो इसलिए किसान भी क्या है कि किसान जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है तो उस ओर मुड़ जाता है। तो ऐसे में जो उससे रिलेटेड उद्योग होते हैं कई बार वो नुकसान में चले जाते हैं और इसलिए ये उद्योग, लेकिन हाँ ये बात निश्चित तौर पे है कि इन इलाकों का विकास होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो वहाँ संतरा काफ़ी हो रहा है तो फूड प्रोसेसिंग के बड़ी यूनिट्स लगनी चाहिए, वहाँ से एक्सपोर्ट होने की, वहाँ से पैकिंग की, पैकेजिंग की बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी डिमांड यही है कि जब संतरा हम पूरे देश के सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है तो क्यों नहीं यहाँ पे प्रसंस्करण यूनिट्स लगाई जाए और भी कई तरीके के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ की जो फैक्ट्रीज है, वहाँ की जो रोज़गार है, वो रोज़गार के नए साधन मिलेंगे। वो इसमें एक सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये हुई है जो पिछले 10 सालों में मैं जो देखा कि जिस तरह से बहुत हाई क्लास क्वालिटी के रोड्स बने जी, उन्होंने एक बड़ी सुविधा पहुंचा दी है और जिस तरह से फ्रेट के लिए स्पेशल ट्रेन्स चली हैं, उन्होंने एक तो सुविधा पहुंचा दी कि जो उत्पाद है, जो कृषि उत्पाद है, वो देश में कहीं भी जा सकता है तेज़ी से, तो उससे उनके सड़ने का, गलने का या खराब होने का समस्या कम हुई है। लेकिन यदि हम मजदूरी रोजगार देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ जो वहाँ के प्रतिनिधियों को, सरकार को चाहिए कि वहीं रोजगार बड़ा उत्पन्न कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और बड़ा नाम हो सकता है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में ये हो, लेकिन निश्चित तौर पे अगर हम वहाँ से पलायन रोकना चाहते हैं तो फूड प्रोसेसिंग पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, और भी वहाँ के जो उत्पाद हैं उससे रिलेटेड उद्योगों पर वहाँ बल देना चाहिए जिससे ये पलायन नहीं हो जी। काफ़ी कुछ फसलें, अफीम है, धनिया है, संतरा है, चावल है, धान है, सरसों है, प्याज है, लहसुन है, वहाँ लहसुन की काफ़ी अच्छी खेती होती है, तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे पानी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राजस्थान की चेरापूंजी कहा जाता है, क्यों प्रवीण जी? नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो खेती के लिए स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज अगर अवेलेबल हैं, ज़मीन अच्छी है, पानी मिल रहा है, तो प्रॉपरली हम लोग देखें तो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज एक किसान के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। आप देखिए जैसे हमारे बाड़मेर, जैसलमेर में अगर अनार उगाए जा सकते हैं और हज़ारों टन में उगाए जा सकते हैं और किसान उसका लाभ ले सकते हैं, तो केवल ये सोचने की ज़रूरत है कि झालावाड़ बारा में कौन सी चीज़ें अच्छी पैदावार हो सकती है और उससे किसान को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी किया जा सकता है, क्योंकि आजकल सूचनाएं छिपी हुई नहीं है जो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले होता था। इंटरनेट उपलब्ध है, यूट्यूब उपलब्ध है जिस पे लोग वीडियोस, किसान भी अपने वीडियोस बनाते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि खेती किसानी से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, अगर वहाँ पर संसाधन हैं
प्राकृतिक संसाधनों के बीच में उन चीज़ों को बहुत अच्छा डेवलप किया जा सकता जी। है। तो रोजगार के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा, अपना इलाका नहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग राइट इन्फॉर्मेशंस भी उन किसानों तक, उन लोगों तक पहुंचाएं तो उसका बड़ा फायदा होगा। प्रवीण जी, झालावाड़ और बारां की हम बात कर रहे हैं, वहां पर कई धार्मिक मंदिर भी हैं, धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। क्या आपको ये नहीं लगता कि धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर बनाया जाए? प्रताप जी। डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं झालरापाटन गया था तो वहाँ सूर्य मंदिर, और पता लगा सूर्य मंदिर बिल्कुल शहर के बीच में, और सूर्य मंदिर या तो कोणार्क में है या इसकी भी पूरी जानकारी राजस्थान वासियों को ही नहीं है। नहीं है। और वो जो चंद्रभागा नदी है उसे कहते हैं कि वो तो पौराणिक काल की नहीं, वो ऋग्वेद कालीन पौराणिक महत्व भी काफी ज्यादा है। और उसमें स्नान करने पे कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति होती है। इस तरह की भी चर्चाएं, वहाँ बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की उस चंद्रभागा नदी के किनारे। और जब धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर बनेगा तो कहीं ना कहीं हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो मुख्य राजस्थान की मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है, तो एक मुख्य धारा में अच्छी गति के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पे वहाँ आदिवासी इलाके हैं जी, और लेकिन अगर वहाँ देखा जाए तो व्यापार की दृष्टि से या वहाँ अगर बाकी कामों की दृष्टि से जिस तरह से वहाँ के लोग बात कर रहे हैं, झालावाड़ बारां दोनों की। हाँ जी। तो हाँ, बारां में ज़्यादा आदिवासी इलाके हैं जहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन कुल मिलाकर वो इलाके जो है, जिस तरह से मैं देखा है कि पिछले 10-15 सालों में जिस तरह से वहाँ तेज़ी से सड़कों का विकास हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, जिस तरह से वहाँ पानी गांव-गांव तक पहुँच गया है, और खेती में बदलते हुए जो टेक्निक है उसको भी यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ बदलाव आया। प्रवीण जी, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे इस लोकसभा चुनाव में हावी रहेंगे, झालावाड़ और बारां की ही अगर बात करी जाए? देखिए, वहाँ हम लोग बात करें तो ये इलाका जो है, और स्पेशली हम लोग झालावाड़ की बात करें तो यहाँ ये देश के 250 सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए ज़िलों में शामिल है। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स इन चीज़ों को लेकर आगे हैं और जनता भी इन चीज़ों को समझे कि हमें आगे लाने के लिए हमारे लीडर्स इच्छुक हैं। तो ये चीज़ बड़ा असर कर सकती है। और दूसरा, एक पॉलिटिकल विज़न तो देना ही चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स को, और वो समझना चाहिए वहाँ की जनता को, क्योंकि लोकल मुद्दे तो असरकारक होते हैं लेकिन लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दे बड़े प्रभावी होते हैं। उन्हीं का असर हम लोग देखें तो पूरे चुनाव में बना रहता है, लास्ट तक बना रहता है। जातिगत समीकरण तो वहाँ बहुत ज़्यादा इतना फैक्टर काम करना है नहीं, जो कि हम लोग देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे यहाँ पर ज़्यादा काम करते हैं। प्रवीण जी, आपको क्या लगता है कि बारां झालावाड़ में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करने जा रही है? देखिए, चुनाव जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों का ही असर होता है लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। बहुत कम ऐसा रेशियो होता है जो हम लोग कहें कि लोकल मुद्दे उठते हैं और वो लोकसभा के वोटिंग पे असर डालते हैं या जनमानस पे असर डालते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें तो एक विज़न, जो नेशनल विज़न हम लोग कह सकते हैं, उस पर वोट पड़ता है इस समय। तो यहाँ पर भी हम लोग झालावाड़ बारां की बात करें या पूरे स्टेट की बात करें तो उस नेशनल विज़न के पीछे ही वोटिंग होती है, उसी एक धारा होती है, हम लोग कह सकते हैं, एक माहौल होता है, एक मोमेंटम होता है। तो गौण हो जाते हैं कई बार, ज़्यादातर बार जो हम लोग कहें तो लोकसभा में, विधानसभा में लोकल मुद्दे ही प्रभावी होते हैं। तो यहाँ पर नेशनल मुद्दे ही काम करें, यानी स्थानीय मुद्दे पूरी तरीके से गौण हो जाते हैं। जी प्रवीण जी। प्रताप जी, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो बारां झालावाड़ में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे, यहाँ पर जनता की कौन से मुद्दे हावी रहने वाले? देखिए, साफ तौर पर बात है कि हम लगभग 75 साल आज़ादी के पूरे कर चुके हैं, और दूसरा हमारा जो पढ़ाई का स्तर भी काफ़ी बढ़ चुका है, यानी इन्फॉर्मेटिव बहुत हो चुके हैं। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के कारण सब लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। ऐसे में हर मतदाता ये जानता है कि वो जिस व्यक्ति का चुनाव करने जा रहा है उसका जो रोल है वो राष्ट्रीय स्तर पे है या स्थानीय स्तर पे है। तो वो जब राष्ट्रीय स्तर पे रोल अदा करने जा रहा है, उसको ये पता है, तो वो राष्ट्रीय मुद्दे ही देखता है। और इसके कारण हम देखते हैं कि राजस्थान में जब भी ये चुनाव हुए हैं तो साफ तौर पे नज़र आता है कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव, हालांकि झालावाड़ में एक सा रहता है लेकिन बाकी राजस्थान में अलग अलग रहता है। तो अलग अलग रहने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि मतदाता बहुत सुधी हो चुका है, मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है, मतदाता बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और मतदाता अब नेताओं के कहने पे नहीं, अपने बुद्धि कौशल के आधार पर निर्णय करने लगा है। जी, स्वविवेक से निर्णय करता है। जी प्रवीण जी, आप जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे मतदान को लेकर? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, घर से निकलिए, वोट देकर आइए। जाति, धर्म, इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी अगर कोई बयानबाजी होती है उनके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें।
सिंपली अपने देश को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, एक विजन क्या है, उसके पीछे जाइए और घर से निकल के वोट कीजिए। जी प्रताप जी, आप जनता से क्या कुछ अपील करना चाहें? कि 75 साल इस आज़ादी के पूरे हो चुके, आने वाले 25 साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100 साल का जब देश हो जाएगा तो हम किस लेवल पे उसको कहाँ चाहते हैं, दुनिया में किस जगह चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं, किस तरह का स्ट्रॉन्ग देश चाहते हैं, उसकी नींव जो है वो आज हमारे वोट पर पड़ेगी। तो हम कैसा हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत चाहते हैं, तो वो आज हम वोट दे के तय करेंगे। हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि देश का गर्व है, चुनाव का पर्व है, आप मतदान जरूर करें और देश में सशक्त सरकार के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित जरूर करें। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।